फ्रेंड्स, हम लोग ओशनोग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं और ओशनोग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कि महासागरों में वायु की वजह से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उसके पीछे कौन से कारण होते हैं, किस तरह से ये तरंगें आगे की दिशा में गति करती हैं। तो देखिए, वायु जनित तरंगों का आकार, गति और दिशा निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होते हैं। यानी कि महासागर में जो वायु के कारण तरंग उत्पन्न हुई, इस तरंग में जो इस तरंग का आकार है, कितनी बड़ी तरंग होगी, कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और किस दिशा में आगे बढ़ रही है, ये सारी चीजें किससे डिसाइड होती हैं? कुछ कारक हैं उनसे। जैसे कि वायु की गति कितनी ज्यादा है। देखिए, वायु अगर बहुत तेजी से बह रही है तो तरंग भी फिर तेज होगी। इसके साथ ही एक दिशा में वायु के प्रवाहित होने की अवधि, यानी इस डायरेक्शन में अगर वायु बह रही है तो कितनी देर तक हवा इसी डायरेक्शन में चलती रही। जितनी ज्यादा देर तक हवा इसी डायरेक्शन में चलेगी उतनी तरंग की जो एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। इसके साथ ही फेज का विस्तार और सागर की दशा क्या है, यानी कि सागर किसी समय पर किस दशा में है, या फिर जैसे बंद सागर है या किस तरह का सागर है, ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। देखिए, सागरीय सतह पर वायु के प्रवाहित होते समय रगड़ के कारण सागरीय सतह पर तनाव और दबाव उत्पन्न होते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल बात है। पानी है, मान लीजिए एक कटोरी में पानी रखा है आपके घर में और आप पानी में फूंक मारते हैं तो पानी में क्या होगा? तनाव दबाव उत्पन्न होगा, इसीलिए तो पानी हिलने लगता है। यही चीज सागर में होती है। जब तेजी से बहती हुई वायु सागर के सतह से टकराती है तो सागरीय सतह पर तनाव और दबाव उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से सागरीय सतह तरंगित हो जाती है। यानी सागरीय सतह में क्या हो जाता है? तरंगों का निर्माण हो जाता है। अच्छा देखिए, तरंगों के बारे में एक चीज यहां पर भी बता रहा हूं, आगे और डिटेल में डिस्कस करूंगा कि तरंगों में जो पानी है वो आगे नहीं बढ़ता है, तरंगों में जो एनर्जी है वो आगे बढ़ती है। इस कॉन्सेप्ट को आगे डिटेल में बताऊंगा, यहां पर शॉर्ट में बता दिया। तो देखिए, अब पानी में क्या हो गया? तरंगे आ गई। तो ये तरंगित सागरीय सतह सागरीय जल में उद्भार उत्पन्न कर देती है। तो ये देखिए, जो सागरीय सतह में जो तरंगे आ गई तो तरंगों से क्या होगा कि जो सागरीय सतह पर जल है वो ऊपर उठ जाएगा। मान लीजिए, ऐसे मानते हैं कि ये मान लीजिए एक आपके घर में डोरी है, इसके ऊपर आप कपड़े वगैरह सुखाते हैं और इस डोरी के ऊपर मान लीजिए कि कुछ पानी है। यहां पर डोरी के ऊपर कुछ ओस की बूंदें हैं। अब आप क्या करते हैं? डोरी के एक सिरे को कस के झटकते हैं, जिससे इसमें एक लहर आ जाती है। तो जब लहर आएगी डोरी में तो जो जल की बूंदें हैं वो भी ऊपर और नीचे हो जाएंगी। यानी कि ये डोरी का ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर गया तो इसके ऊपर जो जल की बूंदें थी वो भी ऊपर चली गई, इसका वाला नीचे गया तो ये नीचे आ गई। तो इस तरह से अब देखिए, सागर में जल जो ऊपर जाएगा, जब जल ऊपर की तरफ जाएगा, या कह लीजिए सागरीय सतह में जब तरंग आएगी तो जल जो है इस तरह से ऊपर की तरफ चला जाएगा। जल में आपको एक उभार दिखाई देगा। इसके कारण सागरीय सतह में जल में गति पैदा हो जाती है, तो जल में गति हो जाती है। सागरीय सतह जल की यह गति प्रारंभिक सागरीय तरंग होती है जो चारों तरफ गतिशील होती है। तो इसको हम लोग प्रारंभिक सागरीय तरंग कहते हैं, जो चारों तरफ गतिशील होती है। प्रारंभ में ये बहुत छोटी होती है, यानी कि तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है। इस प्रकार की प्रारंभिक सागरीय लहरों को कैपिलरी तरंग कहते हैं। तो यानी ये जो प्रारंभिक सागरीय लहरें हैं इसको कैपिलरी तरंग भी कहते हैं। जब वायु उसी दिशा में प्रवाहित होना जारी रखता है तो कैपिलरी तरंगें बड़ी तरंगों के रूप में विकसित हो जाती हैं। अब देखिए, हम लोगों ने देखा ना कि वायु की जो दिशा है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। तो मान लीजिए वायु लगातार एक ही दिशा में बहती जा रही है तो तरंगे क्या होंगी? और मजबूत होंगी। जैसे कि मैंने अगर आपको डोरी का एग्जांपल दिया, तो अगर आप डोरी को लगातार हिलाते ही जा रहे हैं तो ये तरंगे भी जो है लगातार बढ़ती ही जाएंगी। तो यही चीज सागर में होती है। तो जब वायु उसी दिशा में ज्यादा देर प्रवाहित होगी तो कैपिलरी तरंगे, यानी जो प्रारंभिक सागरीय तरंगे हैं, ये बड़ी होती जाएंगी। तो ये जो बड़ी हो गई हैं इन्हें गुरुत्व तरंग भी कहते हैं। जब ये तरंग आगे बढ़ती है तो वायु के वेग द्वारा उत्पन्न ऊर्जा के द्वारा इन तरंगों की ऊंचाई में लंबाई की तुलना में अधिक वृद्धि होती है। तो जब देखिए, इस तरह की ये तरंगे आगे बढ़ेंगी, जिसको हम लोग कह रहे हैं गुरुत्व तरंग, तो क्या होगा? इनकी लंबाई तो कम बढ़ेगी लेकिन इनकी ऊंचाई बहुत हो जाएगी। यानी सागर में आपको ऊंची ऊंची तरंगे दिखाई देंगी। जब वायु का वेग और तरंग का वेग बराबर हो जाते हैं तो वायु द्वारा सागरीय तरंगों को और अधिक ऊर्जा नहीं मिल पाती है।
तो क्या हुआ, देखिए जितना वायु का वेग है जब उतना ही तरंग का भी वेग हो जाता है। तो फिर वायु जो है, अब देखिए जितना वायु का वेग है उतना ही तरंग का वेग है, यानी वायु में जितनी ऊर्जा थी अब उतनी ही ऊर्जा तरंग के पास आ गई है। तो अब जितनी वायु के पास ऊर्जा है उतनी तरंग के पास है, तो वायु के द्वारा अब तरंग को और अतिरिक्त ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा का ट्रांसफर नहीं होगा। क्योंकि देखिए ऊर्जा का ट्रांसफर होने के लिए क्या जरूरी है, जैसे तापमान को मान लें, तो एक चीज ठंडी है एक चीज गर्म है, तो यहां से तापमान इसमें और यहां से तापमान इसमें जाने लगेगा, जब तक कि दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए, यानी ये कुछ ठंडा हो जाएगा ये कुछ गर्म हो जाएगा, और इससे क्या होगा, दोनों का तापमान बराबर हो जाएगा। वही यहाँ पे हो रहा है कि जो वायु का वेग है और जो तरंग है, दोनों का वेग जब बराबर हो गया, सागरीय तरंग और वायु का वेग, तो फिर और ज्यादा ऊर्जा का ट्रांसफर नहीं होगा, जिसके कारण फिर ऊंचाई और लंबाई में वृद्धि भी समाप्त हो जाएगी, यानी कि तरंग की फिर ना ऊंचाई बढ़ेगी ना लंबाई बढ़ेगी। सागरीय तरंगों के अधिकतम विकास की अवस्था पूर्ण विकसित सागर कहलाती है। तो वो अवस्था जब तरंग जो है अपनी चरम अवस्था में पहुंच जाती है, जिसके बाद इसकी ऊंचाई और लंबाई नहीं बढ़ती है, इसको कहते हैं पूर्ण विकसित सागर। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद जो लहरें हैं वो टूट जाती हैं, प्रतोड़न रेखा के ऊपर टूटकर तट की ओर ये अग्रसर होती हैं लहरें, जिसको हम लोग सर्फ तरंग या स्वाश कहते हैं। लोग सर्फिंग करते हैं ना, तो ये सर्फिंग वाली सर्फ तरंग होती है या स्वाश होती है, जो कहाँ पे टूटती है, प्लंज लाइन पे टूटती है, प्रतोड़न रेखा के ऊपर टूटती है। अब इसी चीज को हम लोगों ने बेसिक देख लिया, और ज्यादा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए वायु के कारण उत्पन्न सागरीय तरंग किस तरह से काम करती हैं। महासागरों में लहरों का जलकण तट की ओर या सागर की ओर बढ़ती लहरों के साथ आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि चक्रीय कक्षा में गतिशील होता है। तो देखिए महासागरों में जो लहरों के जलकण हैं ये तट की ओर नहीं जाते हैं, यानी कि लहर के साथ जो जलकण है वो तट की ओर नहीं जाते हैं। आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि आपने जनरली यही देखा है कि एक लहर चलती हुई समुद्र के किनारे पे आ रही है। तो होता क्या है, देखिए ये मान लीजिए कि आपकी समुद्र की सतह हो गई, या फिर कह लीजिए समुद्र पर जल हो गया। अब क्या हुआ, हवा की वजह से एक एनर्जी उत्पन्न हुई। तो देखिए इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ए हिस्सा हो गया ये वाला, ये हिस्सा मान लीजिए बी हो गया, ये हिस्सा चलिए मान लीजिए सी हो गया, ये हिस्सा डी हो गया। लहर क्या है, इसके इन हिस्सों से ऐसे होते हुए जा रही है, यानी कि ये मान लीजिए आपकी लहर ऐसे जा रही है ए बी सी और डी के ऊपर से। तो लहर जब ऐसे जाएगी तो जाहिर सी बात है ए स्थान पे जो पानी है वो ऊपर उठ जाएगा, बी स्थान पे जो पानी है ऊपर उठ जाएगा, सी स्थान पे पानी ऊपर उठ जाएगा, डी स्थान पे पानी ऊपर उठ जाएगा, यानी यही पानी ऊपर की ओर उठ गया। तो क्या हम कहेंगे कि पानी आगे की तरफ बढ़ा? नहीं, जो लहर है वो आगे की तरफ बढ़ी और पानी जो उस स्थान पर था लहर की वजह से ऊपर की ओर उठ गया। तो इसीलिए जो लहरों का जलकण है वो तट की ओर या सागर की ओर बढ़ती लहरों के साथ आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि कैसे घूमता है, यहाँ पर जो जलकण होते हैं वो चक्रीय कक्षा में घूमते हैं, यानी गोल गोल। देखिए ये इस तरह से दिखाया गया है, इस तरह से चक्रीय कक्षा में ये जलकण घूमते हैं। अब क्यों घूमते हैं और इसके पीछे की साइंस, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इस तरह बढ़ती गहराई के साथ जलकण एक लाइन छूट गई है। खुले सागरों में लहरों के जलकण की कक्षीय गति सागरों के जल की ऊपरी सतह से नीचे की ओर घटती जाती है। तो जो जलकण है ऊपर जो है इनकी जो कक्षीय गति है वो तेज होगी, नीचे इनकी जो कक्षा है इनकी ये जो पूरी कह लीजिए राउंड तरह से हमको जो इनका एक कह लीजिए वृत्त दिखाई दे रहा है ये छोटा होता जाएगा। इस तरह से देखिए आप खुद देख सकते हैं नीचे की तरफ जाते हुए ये छोटा होता जा रहा है, यानी इनकी जो कक्षा है वो छोटी हो रही है। इसके कारण सागरीय नितल के पास ये अंडाकार हो जाते हैं और जलकण में केवल क्षैतिज गति होती है। तो जब ये सागरीय सतह के पास पहुंचते हैं तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है केवल क्षैतिज गति, यानी यहाँ पर इनकी जो गति है वो केवल क्षैतिज रह जाती है। ऊपर कैसी गति कर रहे हैं, कक्षीय गति कर रहे हैं। नीचे आते आते क्या है, कक्षा एकदम अंडाकार हो गई और इसकी वजह से जो इनकी गति है वो केवल क्षैतिज रह गई। उल्लेखनीय है कि तरंग रूप के आगे बढ़ने का अर्थ है तरंग की ऊर्जा का आगे की ओर संचरण, यानी कि जो तरंग की ऊर्जा है वो आगे की ओर बढ़ती है। वायु जनित सागरीय तरंग में जल के कण चक्रीय रूप में गतिशील होते समय ऊर्जा को आगे बढ़ाते हैं। तो जब वायु के कारण
सागरीय तरंग जन्म लेती है तो इसमें क्या है, जो जल के हमारे कण हैं वो चक्रीय रूप में गतिशील हो जाते हैं और ऊर्जा को आगे की ओर ट्रांसफर करते रहते हैं। यानी कि एक कण से ऊर्जा दूसरे कण में, दूसरे कण से तीसरे कण में ऊर्जा जो है वो आगे की तरफ ट्रांसफर होती है। और जलकण कहाँ पे गति करते हैं, अपने ही स्थान पर चक्रीय गति करते हैं। और क्या प्रॉपर्टी देखी कि ऊपर की कक्षा बड़ी, नीचे की कक्षा छोटी, और एकदम नीचे जाने पर कक्षा अंडाकार हो जाती है और केवल क्षैतिज गति होती है। कक्षीय वृत्त की गहराई और तरंग लंबाई में धनात्मक संबंध होता है। सागरीय लहरों के कक्षीय वृत्त की गहराई को तरंग आधार कहते हैं, जो तरंग लंबाई की आधी होती है। तो देखिए, जो सागरीय लहरों के कक्षीय वृत्त की गहराई है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तरंग आधार कहेंगे। और ये जितनी तरंग की लंबाई है उसकी आधी होती है। जैसे जैसे तरंग सागर के तट की ओर पहुंचती है, तरंग आधार की गहराई कम होने लगती है, परंतु तरंग की ऊंचाई बढ़ती है। तो देखिए, हम लोगों ने पहले ही देखा है कि जैसे जैसे सागर तट की तरफ हम लोग जाएंगे, तरंग की जो लंबाई है वो तो कम हो जाएगी, लेकिन जो तरंग की ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है। ये मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया। जब सागरीय जल की गहराई सागरीय तरंगों की लंबाई के आधे के बराबर हो जाती है, तब तरंग आधार की गहराई सागरीय तली को छूने लगती है। तो देखिए क्या है, जब सागरीय जल की जो गहराई है वो सागरीय तरंगों की लंबाई के आधे के बराबर हो जाएगी। यानी सागरीय तरंग की लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी, सागरीय जल की गहराई के आधे के बराबर। यानी सागर जितना गहरा है उसके आधे के बराबर जब तरंग की लंबाई हो गई, तो क्या होगा, ये जो तरंग है, ये तरंग का जो आधार है वो सागर की तली को छूने लगेगा। जाहिर सी बात है, जब तरंग की जो लंबाई है बढ़ गई है, तरंग की ऊंचाई बढ़ गई है, तो इस समय पे क्या होगा, जो तरंग है वो समुद्र की तली को छूने लगेगी। यानी कि जो समुद्र तली है उससे तरंग का निचला हिस्सा, जिसको तरंग आधार कहते हैं, वो टकराने लगेगा। इसके कारण तरंग ऊर्जा तरंग ऊंचाई को संभाल नहीं पाती और अतः तरंगे प्रतोड़न रेखा पर टूटने लगती हैं। देखिए क्या हो रहा है कि जो हमारी तरंग की ऊंचाई है वो काफी ज्यादा है और जो तरंग है वो सागर की तली में टकरा रही है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो तरंग है उसको क्योंकि वो नीचे टकरा रही है, इसलिए जो तरंग की ऊंचाई है उसको तरंग ऊर्जा संभाल नहीं पाएगी और तरंग कहाँ पे टूट जाएगी, जो प्रतोड़न रेखा है वहां पर टूट जाएगी। अभी आगे एक फिगर में मैं आपको ये चीज दिखा दूंगा कि प्रतोड़न रेखा वगैरह क्या होता है। तो वहां पर जाके तरंग टूट जाएगी। इस रेखा से सागरीय जल तेज गति से तट की ओर जाता है। यानी बस अभी आप इतना याद रख लीजिए, आगे फिगर में देखेंगे कि जो प्रतोड़न रेखा है वहां पर तरंग टूट जाती है। प्रतोड़न रेखा पे तरंग टूटने के बाद जो सागर का जल है वो तेज गति से समुद्र तट की ओर जाता है, जहां जलकक्षीय वृत्तीय मार्ग का अनुसरण नहीं करता। यानी कि अब जो है जल वो वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण नहीं करता है। इसे क्या कहते हैं, सर्फ तरंग कहते हैं। तो सर्फ तरंग अगर पूछा जाए क्या होता है, तो प्रतोड़न रेखा पर आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है कि जब जल की गहराई सागरीय तरंगों की लंबाई के आधे के बराबर हो जाती है, तब तरंग आधार की गहराई जो है, यानी जो तरंग का आधार है वो सागर की तली को छूने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो तरंग ऊर्जा है वो तरंग की ऊंचाई को अब और ज्यादा नहीं संभाल पाती। तो एक प्रतोड़न रेखा है जहां पर तरंग टूट जाती है। जब कोई ऊर्जा जो है ऊंचाई को नहीं संभाल पा रही है तो वो जाहिर सी बात है टूट जाएगी। जब टूट जाएगी तो क्या होगा, अब ये देखिए तरंग टूट गई तो ये जल तेजी से तट की तरफ आगे भागेगा। और अब जाहिर सी बात है कि जब ये तेजी से तट की ओर जाएगा तो वृत्तीय इसकी कक्षा नहीं होगी, ये सीधा सीधा तट की ओर जाएगा। इसी को हम लोग सर्फ तरंग कहते हैं। तो देखिए थोड़ा सा फिगर में अब हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये देखिए तरंग इस तरह से आगे बढ़ रही है और जल की जो कक्षा है वो आप वृत्तीय देख रहे हैं और नीचे जाते हुए कक्षा छोटी होती जा रही है और एकदम नीचे जाकर के अंडाकार हो रही है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि जो तरंग है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, जिसकी वजह से जल जो है ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर तरंगे जो है दिखाई दे रही हैं। धीरे धीरे फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जब तरंग आगे बढ़ रही है तो ये जो तरंग है ये सागर तरंग का जो आधार है वो सागर की तली से छू रहा है। जब सागर की तली से छू रहा है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब तरंग ऊर्जा जो है वो तरंग की बढ़ी हुई इतनी ज्यादा ऊंचाई को संभाल नहीं पाती है। तो क्या होता है, तरंग टूट जाती है, ब्रोकन वेव हो जाती है। ये टूटी तरंग कहां पर आपको टूटी हुई दिखाई देगी, जिसको हम लोग कहते हैं प्लंज लाइन या प्रतोड़न रेखा।
तो प्रतोड़न रेखा या प्लंज लाइन पे ये आपको तरंग टूटी हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए यहां से ही आपको दिखाई दे रहा है कि गड़बड़ स्टार्ट हो गई थी। ये देखिए यहां पर ये टिल्ट होना शुरू हो गया था इस तरह से, और फिर एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर तरंग टूट गई। जब तरंग टूट गई तो फिर क्या होगा, सर्फ मंडल बन जाएगा, यानी कि ये जो उठी हुई तरंग है अचानक से नीचे की तरफ गिरेगी और आगे की तरफ बढ़ेगी। इसी के ऊपर जो आपने सर्फिंग करते हुए लोगों को देखा है समुद्र में, इसी तरंग के ऊपर लोग सर्फिंग करते हैं। तो सर्फ मंडल और ब्रेकर के बारे में वैसे तो मैंने आपको बता दिया है। एक दो चीजें यहाँ पर और लिखी हैं जिसको मैं बता देता हूँ। देखिए जब ये तट से टकराकर, अब देखिए ये जो आप कह लीजिए तरंग है, ये आएगी तो समुद्र के तट के पास ही, तो जब तट से टकरा करके ये वापस जाएगी तो इसको हम लोग कहते हैं बैकवाश। यानी कि इसमें क्या होता है, जो जल है, अब देखिए लगातार पानी इधर से भी आ रहा है पीछे से, और कुछ जल है जो वापस जाएगा समुद्र के तट से टकरा के। तो जो इधर से आ रहा है समुद्र के तट की तरफ, मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए एक जो है जल इधर से आ रहा है समुद्र के तट की ओर आ रहा है, दूसरा टकराने के बाद जल वापस जा रहा है जिसको हम लोग बैक वाश कह रहे हैं। तो ये जो बैक वाश वाला वाटर होगा ये नीचे की जाएगा, और ऊपर कौन सा होगा, जो इस डायरेक्शन से तट की तरफ पानी आ रहा है, जो जल तट की तरफ आ रहा है, ये कहां पर होगा, ये ऊपर होगा, और बैक वाश वाला नीचे होगा। अच्छा ये जो बैक वाश है ये क्या करता है, बैक वाश अपने साथ में जो समुद्र तट पर निक्षेप हुए हैं उनको अपने साथ लेकर के वापस चला जाता है समुद्र में। तो यानी कि निक्षेप के कार्यों में ये बैक वाश जो है, जिसको अधा प्रवाह भी कहते हैं, नीचे से जाता है तो इसे अधा प्रवाह भी कहते हैं। तो ये जो बैक वाश है समुद्री लहरों के निक्षेप कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। ये प्रवाह तटीय क्षेत्रों से जो अपर्दित कंकड़ पत्थर है इसको ले आता है और सागर में जमा कर देता है। यानी कि यहाँ पर जो कंकड़ पत्थर जमा हुए थे वो सबको ये ले जाकर के सागर में जमा कर देता है, और तटीय क्षेत्रों में जो निक्षेपण है, जो डिपोजिशन है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है। समुद्र तट से जिस दूरी पर समान ऊंचाई वाली तरंगों के संग टूटकर सर्फ के रूप में बदल जाते हैं वो प्रतोड़न रेखा कहलाती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा ये प्रतोड़न रेखा हो गई। तो ये आपका देखिए पूरा कॉन्सेप्ट हो गया कि वायु से जो जन्म लेने वाली सागर तरंगे होती हैं वो किस तरह से आगे बढ़ती हैं, किस तरह से टूटती हैं, और फिर किस तरह से जो सर्फ है उसका निर्माण होता है। अच्छा देखिए इसके अलावा फिर कुछ और भी वेव्स होती हैं जैसे दोलन, स्थानांतरणी, ये सब आप एक एक लाइन में याद कर लीजिए। याद करने की चीज है, जो मेन कॉन्सेप्ट था उसको हम लोगों ने समझ लिया है। अगर आपको यूजीसी नेट जैसा कोई एग्जाम देना है तो फिर आपको ये परिभाषाएं एक एक लाइन की याद कर लेना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अदरवाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट तरंगे हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है।